वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज बच्चों हम लोग एक नया थियोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों क्रिस्टल फील्ड थियोरी, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कैसे हो बच्चों, आप सब लोग मजे में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब बच्चे अपना 100% ध्यान आज यहाँ पर देंगे। ऑलराइट, क्योंकि अगर CFT समझ में आ गया ना तो हाफ ऑफ दी कंसेप्ट जो कोऑर्डिनेशंस के ऊपर के होते हैं ना वो आपको अभी ही क्लियर हो जाएंगे। ऑलरेडी VBT कर दिया था, वैलेंस बॉन्ड थियरी कर दिया था। वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद हम लोगों ने निकल के कंपाउंड्स एंड कोबाल्ट के दो कंपाउंड्स को देखा था। वहां पे दो चीजें बच्चों हमने बोली थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, एंड वो जो स्प्लिटिंग हो रहा था वो स्प्लिटिंग कैसे हो रहा था, कब पैरिंग होता है, कब स्पिन होता है, मतलब कब स्पिन एनर्जी ज्यादा होती है, वो सारी चीजें आज हम लोग बच्चों यहाँ पे आज देखने वाले हैं, उसे क्लियर करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट से। सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे अपना 100% ध्यान यहाँ पर देंगे। ओके, चलो शुरुआत करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली है क्या? तो बच्चों ये एक टाइप का आयोनिक मॉडल है, आयोनिक या फिर आप बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग बच्चों क्या इमेजिन करते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग इमेजिन करेंगे कि जो बच्चों मैटर है, मैटर सेंट्रल वाला, उसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करने वाले हैं, जो लिगेंड है उसे नेगेटिवली चार्ज कंसीडर करने वाले हैं। मैटर एंड लिगेंड के बीच का ये था मैटर, ये था लिगेंड। मैटर एंड लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम बच्चों आयोनिक बॉन्ड बताएंगे, इसे हम बच्चों बताएंगे आयोनिक बॉन्ड। ओके, एंड ये जो मॉडल बना ये बच्चों एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बनेगा। ये एक टाइप का बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बनेगा। ओके, समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। तो ये हम लोग यहाँ पे इमेजिन करके चलते हैं कि मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके, अब होगा क्या? हमने बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। सबसे पहला ये पॉइंट है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी में मेटल को पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है। तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। ओके, बात क्लियर? इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग बच्चों यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो अब चीजें समझना आसान हो जाएगा यहाँ पे। ओके, जैसे आप लोग जानते हो कि मेटल आयन के पास, मेटल आयन जो होता है उसके पास जनरली d ऑर्बिटल होती है। जनरली उसके पास क्या होगी बच्चों? d ऑर्बिटल होगी उसके पास। तो अब यहां से हमारा स्टोरी शुरू होता है। d ऑर्बिटल जहां पर उसके पास है वहां से हमारा स्टोरी शुरू होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल CFT हमें दो चीज के लिए पढ़ना था बच्चों, एक है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, एंड दूसरा जो है बच्चों वो है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। दोनों चीजें बहुत बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, ध्यान से समझना तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। अब होता क्या है कि जो d ऑर्बिटल्स है ना, d ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। मैटर की मान लो हमने d ऑर्बिटल्स कंसीडर की, तो जैसे आप जानते हो कि d ऑर्बिटल्स के से जो d होती है, d ऑर्बिटल, मैटर के पास जो d ऑर्बिटल होती है वो कुछ इस तरह से होगी। पहला हमें वो समझना है, ये हो गया dxy, ये हो गया dyz, ये हो गया dxz, ये हो गया dx² माइनस y², एंड ये हो गया बच्चों dz²। तो ये हो गया जनरली हमारा d ऑर्बिटल। जो d ऑर्बिटल का शेप है वो भी आप लोग जानते हो बच्चों, dxy का शेप कैसा होता है। तो चलो वो एक बार मैं आपको पूरी चीज समझा दूंगा। ये लिया xy वाला प्लेन, ये होता है बच्चों dxy वाला शेप। ओके,
अगर डी वाई जेड वाला शेप देखना है आपको तो यहाँ पे y ले लो, यहाँ पे z ले लो, तो इन प्लेन पे आएगा हमारा डी वाई जेड वाला। क्लियर, ये हो गया बच्चों डी वाई जेड। अब दूसरा एक लेंगे हम लोग यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे z, तो ये हो गया dxz। ओके, मैं आपको डी ऑर्बिटल्स के शेप बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। उसके बाद आएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट में आएगा dz। तो ये होती है बच्चों बेसिकली 5 टाइप की डी ऑर्बिटल्स। ध्यान से समझना होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पर कंसीडर किया कि सेंट्रल में जो मेटल है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो बाहर से लिगेंड आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है। पर मेटल की जो बाहर की ऑर्बिटल होगी ये तो डी ऑर्बिटल ही होगी, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जनरली होता क्या है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। एंड जो लिगेंड आ रहा है, जो लिगेंड नजदीक आ रहा था वो नेगेटिवली चार्ज है। जो लिगेंड आ रहा है बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज है, प्लस यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे। तो अब ये दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, ये दोनों के बीच में अब रिपल्जन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्जन। अब जब रिपल्जन होगा ये कब होता है, जब लिगेंड नजदीक आता है। सेंटर में मेटल आयन था, उसके इर्द गिर्द बच्चों क्या थी, इस टाइप की डी ऑर्बिटल्स थी। अब डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, दूर से जो लिगेंड आ रहा था, तो दूर से जैसे ही लिगेंड आ रहा था तो दूर से आते हुए लिगेंड जब नजदीक आना शुरू हो गया तो डी में बसे हुए इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के पास रहे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन होना शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमने इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल कंसीडर किया है, तब हम यहाँ पे चार्ज को ही कंसीडर करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, रिपल्जन हो रहा है। तो अब ये रिपल्जन मिनिमम हो उस तरह से ये डी ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होगा। पहले डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे थी, सेम थी। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड all d orbitals have same energy level। पहले उनके पास बच्चों सबके पास सेम एनर्जीज थी, मतलब कि सबके सब एक ही लाइन पे थे। आप बताओ किस तरह से बता पाओगे। ओके, पहले यहां से थोड़ा सा पैटर्न ड्रॉ करते हैं। पहले सबकी एनर्जी सेम थी, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। क्लियर। अब हुआ क्या बच्चों, पहले सबकी एनर्जी सेम थी। इस कंसेप्ट को बोला जाता है डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब कि पहले जो डी ऑर्बिटल्स थी वो सारी की सारी डीजेनरेटेड थी। पहले जो डी ऑर्बिटल्स थी वो सारी की सारी कैसी थी बच्चों, डीजेनरेटेड थी, मतलब सबकी एनर्जी सेम थी। अब इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड आया तब क्या हुआ, एनर्जी अल्टर हो गई। कैसे अल्टर हुई तो वो देखो। यहां पे हुआ क्या बच्चों, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा पैटर्न ड्रॉ करते हैं इसे। यहां पे हुआ क्या, 3 की एनर्जी नीचे रही, 2 की एनर्जी ऊपर चली गई। मतलब dxy, dyz, dxz, ये हुआ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ dz स्क्वायर। इस बीच वाले सेंटर को बोला जाता है बच्चों बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। ओके, अब हुआ क्या बच्चों, जब लिगेंड आया ना तब क्या हुआ, 3 का एनर्जी लोअर हो गया, 2 का एनर्जी हाई हो गया। क्यों ऐसा हुआ, ताकि लिगेंड एंड डी ऑर्बिटल में बसे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो,
लेस रिपल्सन हो। हम किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग के लिए बात कर रहे हैं। फिर से एक बार समझा रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फिल्म थ्योरी। जो होता क्या है? जो होता है एक आयोनिक मॉडल, जो होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, जहां पे मेटल को पॉजिटिवली चार्ज आयन कंसीडर किया जाएगा, लिगेंड को नेगेटिवली चार्ज आयन कंसीडर किया जाएगा, दोनों के बीच का बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही अच्छे। पहले सबकी एनर्जी सेम थी, उसे बोला जाता है डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, या फिर इसे बोला जाता है इस कांसेप्ट को डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। अब क्या होगा? जैसे ही लिगेंड आया, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड एनर्जीज अल्टर हो गई। एनर्जीज अल्टर हो गई तो dxy yz xz का एनर्जी लोअर हो गया, x² - y² z² का एनर्जी थोड़ा सा हाई हो गया। मतलब इसका एनर्जी बेरी सेंटर से कम हुआ, इसका एनर्जी बेरी सेंटर से ज्यादा हुआ। तो इसका एनर्जी बेरी सेंटर से कितना कम हुआ? सो -2/5 डेल्टा O। इसका एनर्जी बेरी सेंटर से कितना बढ़ा? सो +3/5 डेल्टा O। क्लियर? तो ये डेल्टा O क्या है? इसे बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग गैप, या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, या फिर ऑक्टाहेड्रल गैप, या फिर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग गैप। आप कुछ भी बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक बार, बेरी सेंटर से इसका एनर्जी कितना कम हुआ? -2/5 डेल्टा O। ओके, तो ध्यान से समझना बच्चों। अगर आप इन दोनों का टोटल लगाओगे तो आपको मिलेगा डेल्टा O, जो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दिमाग में गया कि नहीं गया? चलो, बहुत अच्छा। तो ये चीज देखो बहुत सिंपल है, आपको इसमें कोई पीएचडी नहीं करना। तो आप ध्यान से देखो, इसको कंसेप्ट को समझो, तो बहुत इजीली पूरा लॉजिक आपके दिमाग में जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब होगा क्या? यहाँ पे मैटर करता है कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड कैसा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, लाइक कार्बोनिल, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ ना, तो ये स्प्लिटिंग गैप बहुत बड़ा आएगा। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग गैप बहुत बड़ा आएगा बच्चों। स्प्लिटिंग गैप कैसा आएगा? बहुत बड़ा। स्प्लिटिंग गैप इज वेरी हाई, वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा स्प्लिटिंग गैप। मतलब होगा क्या जनरली? देखो यहाँ पे देखो, समझना है तो 1 2 3 का एनर्जी नीचे है, dxy dyz dxz, 2 का एनर्जी बहुत ज्यादा है, dx² - y² dz²। ओके, अब आप बुक निकाल के देखोगे तो यहाँ पे लिखा है लोगों ने T2g, यहाँ पे लिखा है Eg। तो ये एनर्जी लेवल के नाम है बच्चों, इसके कोई एवरेज से आपको निकालने नहीं है। देखो एक ट्रिक दे रहा हूँ, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब T2g। ओके, 1 2 Eg मतलब 1 2 2 लेटर है। ओके, तो इस तरह से आप याद रख पाओगे। इस एनर्जी लेवल को T2g लेवल, इसको Eg लेवल बोला जाता है। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो स्प्लिटिंग बहुत बड़ा हुआ। देखो स्प्लिटिंग बहुत बड़ा हुआ। अब होगा क्या? मान लो कि डी ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन थे। क्या मानो? डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन थे? मान लो कि डी ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन थे पहले। ओके, जो dxy yz xz में थे, ये मानो। अब जो लिगेंड आ रहा है दूर से, कौन सा लिगेंड? कार्बोनिल लिगेंड दूर से आ रहा है। वो आया, दूर से आया, इतना बड़ा स्प्लिटिंग हुआ क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कहां से याद रहेगा? तो आपकी एनसीईआरटी में एक इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रल सीरीज दी गई है, वो सीरीज याद रखो। अमोनिया के पहले वाले सब स्ट्रॉन्ग, अमोनिया के बाद वाले सारे वीक। ओके, अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो स्प्लिटिंग बहुत बड़ा हुआ। अब जैसे ही स्प्लिटिंग बड़ा हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रखना है तो वो क्या करेगा? ऊपर थोड़ी जाएगा, इतना दूर थोड़ी जाएगा, इतना दूर नहीं जाएगा। वो क्या करेगा उस केस में? पैरिंग एनर्जी, इन दिस काइंड ऑफ केस पैरिंग एनर्जी is lower than डेल्टा O। मतलब ये डेल्टा O का वैल्यू देखो बहुत आया। ये लिगेंड आया तो ये लिगेंड थोड़ी इतना ऊपर जाएगा, देखो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा तो लिगेंड थोड़ी जाएगा, लिगेंड भी नहीं जाएगा। लिगेंड क्या करवाएगा? इनको बोलेगा कि भाई जगह करो मेरा, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन रखना है। मतलब कैसे जगह करवाएगा? ये 3 थे ना, तो
इनको बोलेगा आप रीअरेंजमेंट करवा दो, 1 2 8 3 हो गए, एक जगह खाली बचा, उसके अंदर जाके लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन का पैर रखेगा। समझे कि नहीं समझे बच्चों? मतलब जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं ना, तब वो लोग डरा के धमका के क्या करवाएंगे, बोलेंगे कि भाई अपना रीअरेंजमेंट करवाओ, मुझे मेरा जगह दो, क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे ही गैप बड़ा हो गया डेल्टा ओ बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे ही डेल्टा ओ बढ़ गया पैरिंग एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब पैरिंग कराना आसान एंड ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना डिफिकल्ट। दिमाग में गया दिमाग में? तो लाइक लगाओ, तो लाइक लगाओ बच्चों, एक बार लिखो कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी आते हैं तब आपको क्या करवाना है, पैर करवाना है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में नहीं लेके जाना है। ओके, जब भी ऑक्टाइडल का स्प्लिटिंग होता है क्योंकि x² - y² z² का एनर्जी हायर हो जाता है xy yz xz की कंपेयर से। ओके, अब इससे थोड़ा विपरीत, जब लिगेंड हमारा वीक हुआ, जब लिगेंड हमारा कैसा हुआ बच्चों, वीक हुआ, तब क्या होगा, तब स्प्लिटिंग गैप इज वेरी लो। अगर स्प्लिटिंग गैप लोअर होगा तो होगा क्या, देखो ध्यान से देखना होगा क्या। अब जब लिगेंड हमारा लिगेंड है ना, वो लिगेंड ही वीक हो रहा है, मतलब वीक लिगेंड आया तो इतना बड़ा स्प्लिटिंग नहीं करवाया, इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं हुआ, इतना ज्यादा वहां पे स्प्लिटिंग नहीं हुआ, तो 3 का एनर्जी 1 2 3 लोअर था, 2 का एनर्जी अब था, इसका गैप था डेल्टा ओ। अब मान लो कि T2G में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए ये T2G में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ये मेटल के। अब लिगेंड आया, लिगेंड ने देखा वीक लिगेंड आया, कौन सा वीक लिगेंड लिखोगे, H2O को लिया मैंने वीक लिगेंड यहाँ पे, मान लो नहीं H2O, एक काम करो तो Cl को ले रहा हूं मैं, Cl को लिया मैंने वीक लिगेंड। वीक लिगेंड आया, वीक लिगेंड आया देखा उसने, क्या देखा, उसने देखा कि भाई यहाँ पे वीक लिगेंड आया तो गैप तो स्मॉल हुआ। जब गैप स्मॉल हुआ तो वो क्या करेगा, वो रीअरेंजमेंट करवाना पॉसिबल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऊपर जाके रख देगा, बात खत्म। मतलब जब भी वीक लिगेंड आता है तब डेल्टा ओ का वैल्यू लेस होता है डेल्टा पैरिंग एनर्जी से। पैरिंग एनर्जी या फिर स्पिन एनर्जी से उसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है। ध्यान रखो बच्चों, ध्यान रखो, दिमाग में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। होता क्या है, अब देखो कई बार आपको क्वेश्चन होता है सर लिगेंड फिजिकल के स्ट्रॉन्ग कैसे मालूम पड़ेगा। अगर लिगेंड का मतलब लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए ना तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो वीक होगा। जैसे हम लोग F- को क्या बोलते हैं, F- को बोलते हैं बच्चों वीक लिगेंड। क्यों वीक बोलते हैं, फ्लोरीन खुद का पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 लेके बैठा है, खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या देगा भैया, मतलब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा ना, तब जाके फ्लोरीन बनता है वीक लिगेंड। जब कार्बोनिल की बात आती है तो कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन पैर इजीली अवेलेबल हो जाए उसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसका इलेक्ट्रॉन पैर इजीली अवेलेबल ना हो उसे हम बोलेंगे वीक लिगेंड। अब मैंने जब आपको वो कंपाउंड्स पढ़ाए तब मैंने 2 चीज आपको नहीं बताई थी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आज मैं बताऊंगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है। अब जो पहला वाला एग्जांपल देखा जहां पे एनर्जी डेल्टा ओ का ज्यादा आ रहा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, उसके केस में देखो बच्चों जो स्पिन आपको मिला ना वो सिर्फ मिला +1/2। ओके, जब वीक लिगेंड का बात आया तो डेल्टा ओ स्मॉल था, पैरिंग एनर्जी ज्यादा था। ओके, तो हमने इलेक्ट्रॉन ऊपर रखना पसंद किया। यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर देखो +1/2 +1/2 1.1/2 सो 1.5 बच्चों ये हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो इससे ये स्पिन तो ज्यादा ही है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को बच्चों बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कुछ भी लेफ्ट नहीं करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा तो ध्यान से देखना। ओके, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, जब इलेक्ट्रॉन पैर मतलब इलेक्ट्रॉन को पैर करवा के बाकी की जगह पे इलेक्ट्रॉन रख देते हो ना, वहां पे आप बनाते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है, इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। डिफरेंट नाम है बच्चों, और कुछ नहीं है। समझ में आया?
बेरी सेंटर से इसका एनर्जी +3/5 इंक्रीज होगा, इसका एनर्जी -2/5 डेल्टा हो जितना डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्लियर हुआ? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने कौन सी चीजें देखी आज? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी ये होता है एक टाइप का आयोनिक मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, जहां पे लिगेंड को नेगेटिवली पॉइंट चार्ज, मेटल को पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है। तो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज होती है वो इक्वल होती है, उसे डीजनरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल या फिर डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स बोला जाता है। अब होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड वो मैटर करेगा कि लिगेंड कैसा लिया गया है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग होती है dxy yz xz जिसे हम T2G एनर्जी लेवल बोलते हैं, उसका एनर्जी बेरी सेंटर से -2/5 डेल्टा और जितना डिक्रीज होगा, एंड Eg एनर्जी लेवल जिसमें dx² y² dz² आया हुआ है उसका एनर्जी +3/5 डेल्टा और जितना इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप, दैट इज डेल्टा ओ। अब अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया ना तो डेल्टा ओ का वैल्यू बहुत हाई होगा, पैरिंग एनर्जी लो होगा, मतलब उस केस में पैरिंग करवाना। जब वीक लिगेंड आया तब डेल्टा ओ का वैल्यू स्मॉल होगा, पैरिंग एनर्जी हाई होगा, तब उस केस में आप लोग क्या करवाना बच्चों? उस केस में आप लोग इलेक्ट्रॉन पैर को ऊपर रखना पसंद करना। ओके, ये था पूरा कंसेप्ट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का। अब बात आती है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में। ओके, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आपका असाइनमेंट है, मैं यहाँ पे हिंट दे दूंगा, आपको वही करना है, वही देखना है। और टेट्राहेड्रल में होता कुछ नहीं है, इन दोनों का एनर्जी डाउन, इन तीन का एनर्जी अप। क्लियर? फिर से एक बार, मतलब टेट्राहेड्रल में क्या होगा? dx² y² एंड dz², उसका एनर्जी लोअर रहेगा dxy yz एंड z। ओके, तो यहां से आप एक बार ट्राई करो अपने आप से। ओके, टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप वाला। एंड प्लीज बच्चों इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रल सीरीज जो है, मतलब जो स्पेक्ट्रल सीरीज है लिगेंड्स के लिए उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, वो एक बार अच्छे से बुक से निकालो, उसे लिख लो। पूरा वीडियो देखने के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, CFT को अच्छे तरीके से NCERT से पढ़ाई करके उसके ऊपर नोट्स बनाओ, तब जाके ये थियरी क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है बच्चों समझने के लिए। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम श्योर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ऑलराइट, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक अ स्क्रीनशॉट।